यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस फिर से राजनीति के गलियारों में छिड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र करके इस बात के संकेत भी दे दिए कि धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, इसके बाद अब बीजेपी का फोकस अपनी तीसरी कसम यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर है। वैसे यूसीसी का जिक्र बीजेपी के लिए नई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहकर नए विमर्श की शुरुआत कर दी है। समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, अगर कुछ नहीं रखा तो सेक्युलर सिविल कोड पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? हॉट एयर बलून्स है, ये सब शगुफा है जो लोग छोड़ते रहते हैं क्योंकि मुद्दों से ध्यान भटकाना है। बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कोई मौका नहीं चूकते हैं, इलेक्शन का भाषण देने लगते हैं। यूनिफॉर्म की जगह प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलर जोड़ दिया तो लड़ाई नीति और नियत तक क्यों पहुंच गई? ये लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। सेक्युलर सिविल कोड की बहस तुष्टीकरण और संविधान तक क्यों पहुंच गई? ज्यादातर लोगों का ये मत था कि इस देश को, चाहे आप सेकुलर कोड कह दीजिए चाहे कॉमन कोड कह दीजिए, उस दिशा में देश को हमें ले जाना होगा और देश को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन उस वक्त जो है वो इस संवैधानिक सुधार पर जो सांप्रदायिक वार है, उसका नतीजा हुआ कि जो संविधान का हिस्सा बनना चाहिए वो दिशा निर्देश का किस्सा बन के रह गया। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पे जो मंथन हो रहा है और होगा, उससे इस बार अमृत जरूर निकलेगा। आज मुल्क के ऊपर कौन सी आफत और मुसीबत है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी जिसका मतलब मुसलमान को उसके मजहब से दूर नहीं किया जाता है, उसमें कतर बेहत नहीं की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा? सेक्युलर सिविल कोड की बात धर्म, मजहब और चुनावी राजनीति तक कैसे पहुंच गई? देश वो देश है जिसको पूरी दुनिया में भाईचारा, मोहब्बत, अमन, शांति के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ बिल्कुल आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। आपने 10 साल में सिवाय उनको तोड़ने के कोई अच्छा काम किया हो तो बता दीजिए। और मुझे लगता है कि इस पे चर्चा सार्थक तौर पे करके, और अगर ये चीजें सब सामने आ जाती हैं तो एक जो भारत की, एक विश्व में अलग से भारत की जो पहचान बनी हुई है, हमारी जो सभी लोगों को सम्मानित करने के, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्राथमिक चीज़ें हैं उसमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धरोहर को लेके चलने वाली जो चीज़ें हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया पाला खिंच गया है। कॉमन सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश में बड़े पैमाने पर विचार विमर्श हो, एक मत बने और लोग मत बनाते वक्त ध्यान रखें कि कॉमन सिविल कोड के बारे में सुप्रीम कोर्ट और संविधान क्या कहता है। और पहले भी इसकी चर्चा होती रही और पहले के नेताओं ने, डॉक्टर लोहिया वगैरह समेत सभी लोगों ने इस पर क्या कहा है, वो देश पुनः स्मरण करे। खिलाफ बोले आज, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कोड है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री बोले, लाल किले की प्राचीर से बोले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? समाज के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कायदे कानून, नफे नुकसान की नई सुगबुगाहटें सुनाई दे रही हैं। हाँ, लागू हो जाए अच्छी चीज है, खराब चीज तो भेदभाव होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, फिर तो जब भेदभाव होगा नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख, उसमें तो भेदभाव होगा नहीं, जब एक जैसा माना जाएगा सबको तो अच्छी बात है। फिर जब संविधान लिखा गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको ध्यान में रख करके लिखा, उसी हिसाब से हमें चलना है। सरकार कुछ लाना चाहती, जिस पर काम करना चाहिए वो नहीं करते, तो ये फजूल के फालतू ये सब चीजें नहीं सही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासी महाभारत जारी है। बयानों के बाण दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं। बात निकली है
तो दूर तलक जाना लाजमी है और तय ये भी है कि अभी तो आगे और लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी सरकार का रुख एकदम साफ कर दिया है। उन्होंने यूसीसी लागू करने की प्रतिबद्धता तो दोहराई ही, इसके प्रारूप को सेक्युलर होना चाहिए ऐसा कहकर एक बड़ा दांव भी चला है। प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार, सहयोगी दल और विपक्ष तीनों को सेक्युलरिज्म के एक ही तीर से साधते दिखे। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। बीजेपी दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाती आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जनसभाओं में की। तो अब वो जिस सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो क्या है? शासन में भिन्न भिन्न कानून प्रणाली या शासन प्रणाली हो तो वहां पर विरोधाभास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सेक्युलर सिविल कोड की बात करी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है, उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात करी है। समान अधिकार उनके प्रॉपर्टी के मसलों में, उनके अपने पर्सनल मसलों में, उनके और बाकी अन्य मसलों में सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ के क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड क्यों कहा? आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा है सेक्युलर सिविल कोड और इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तीन पक्षों से। एक सरकार का पक्ष, दूसरा विपक्ष और तीसरा सरकार के सहयोगी दलों का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रही। तब ये माना जा रहा था कि एनडीए की सरकार में बीजेपी अपने कोर एजेंडे को लागू नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड की जोरदार वकालत करके ये स्पष्ट कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके कोर एजेंडे में है और लागू करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। संविधान इस देश की आत्मा है। अगर कॉमन सिविल कोड की बात कही जाए तो संविधान के निर्माताओं ने भी ये बात कही और सुप्रीम कोर्ट इस बात को दोहरा चुका। संविधान के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस देश में के सभी नागरिक समान हैं, तो कानून भी एक समान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज जो प्रगतिशील पहल की है वो मुसलमानों को मुख्य धारा से एक जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये सुधार हो गया तो मुसलमानों के प्रति जो इस देश में नज़रिया है उसमें भी बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। बताओ कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तुम बात कर रहे हो? अरे भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। भारत को जरूरत है नौकरियों की, भारत को जरूरत है तनख्वाहों में इजाफा की, मगर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। हमारे देश के संविधान ने, कानून ने जो आज़ादी अलग अलग धर्मों के लोगों को दी है वो बहुत सोच समझ के दी है। उसमें आप सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए, आपको और किसी चीज पे काम तो करना नहीं है, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना शिक्षा पे, ना इलाज पे। तो आपको इन सब चीजों पे काम नहीं करना है, इसलिए आप ऐसे एजेंडा लेके आते हैं। दशकों के इतिहास में बीजेपी ने जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की उसे हिंदूवादी राजनीति के एजेंडे से जोड़कर बीजेपी पर कम्युनल होने के आरोप विपक्ष लगाता रहा। अब बीजेपी ने इसे सेक्युलर सिविल कोड कहकर विपक्ष के सामने बड़ी लकीर खींच दी है। विपक्ष को सेक्युलर शब्द के कारण इसका विरोध करना आसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि ये किसी एक धर्म का मामला नहीं बल्कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए समान कानून का प्रावधान है। पर्सनल अफेयर में आप इंटरवीन कर रहे हो तो वो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक मेजॉरिटी के अधिकारों की बात हो रही है। समान रूप से अधिकार सबको मिले इसकी बात हो रही है। उस परिस्थिति में हम इस
चीज को निगेट कर सकते हैं कि इसका कोई दोष है, क्योंकि यह कानून किसी को अधिकार दे रहा है, किसी के अधिकार छीन नहीं रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो वो महिलाओं को और वंचित वर्गों को वो अधिकार दे रहा है, किसी के अधिकार ले नहीं रहा है। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ, इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने यूसीसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि वो मिलीजुली सरकार थी। तब भी जेडीयू और टीडीपी अहम दल थे। इस बार की सरकार में भी दोनों साथ हैं और इनका मुस्लिम जनाधार भी अच्छा खासा है। ऐसे साथी दलों की राजनीति सेक्युलर कही जाती है। सेक्युलर सिविल कोड के पीछे बीजेपी साथियों को धर्म संकट से बचाते हुए कानून लागू कराने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक विमर्श की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वर्षों पूर्व लॉ कमीशन को पत्र लिखकर इस संदर्भ की चर्चा की है कि यह एक ऐसा मसला है जो देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापक विमर्श जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच आम सहमति बनना चाहिए और साथ ही साथ एक व्यापक विमर्श की बुनियाद पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है। सेक्युलर सिविल कोड के जरिए बीजेपी विपक्ष को तुष्टीकरण के मैदान में घेरने की तैयारी करती दिख रही है। आसार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़े घमासान के बन रहे हैं। यूसीसी पर बहस कई दशक से चल रही है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की कोशिश अभी तक किसी सरकार की तरफ से नजर नहीं आई। यूसीसी हमेशा बीजेपी के टॉप एजेंडे में रहा, फिर भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद 10 साल इस पर कोई खास काम नहीं किया। क्या इस बार बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, फिर भी यूसीसी लागू वो करा पाएगी? बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलना चाहिए, और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ न्याय। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से यूसीसी की जो लकीर खींची उस पर बीजेपी चल पड़ी है। विपक्ष त्योरियां चढ़ा रहा है, लेकिन देश में चर्चा हो रही है कि क्या अब की बार यूसीसी पर सरकार तैयार? धर्म में अपने कुछ कानून हैं, आपके धर्म में कुछ अपने कानून हैं, और सभी अपने, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि हर धर्मों का कुछ ना कुछ अपना अलग अलग है सिस्टम। अब उसको आप कैसे चैलेंज कर देंगे कि हाँ सब ये सब मिला के एक कर देंगे? कोई अपनी वो लाएं, खाका तैयार किया हो, उन्होंने जनता को बताएं, पब्लिक को बताएं कि मैं देखो ये किया है। होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में फेरबदल करके होना चाहिए। कह जाएगा ऐसा बहरहाल हो नहीं सकता है। एक कानून कैसे हो जाएगा, आप हमको बताइए। हमारे मजहब में जो है 3 तलाक़ें हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बकवास है ये सब भी हट जाएगा। ये वही तो कह रहे हैं, वो नहीं हट सकता। प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी उत्साहित है। उत्तराखंड में लागू होने के बाद राजस्थान में भी यूसीसी की सुगबुगाहट तेज सुनाई देने लगी है। राजस्थान के कानून मंत्री का दावा है कि जल्द ही राजस्थान में भी यूसीसी लागू होगा। सरकार द्वारा उचित समय पर इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नीतिगत निर्णय है, और क्या एनडीए सरकार ने लागू करने का पक्का मन बना लिया है, या ये आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रणनीतिक चाल है? जो वादे उन्होंने देश से किए थे, पिछले 15 तारीख को जो उन्होंने वादा किया था, मैं वही आपको याद दिला देता हूँ। उसमें से कौन सा बात पूरा हो गया?
उससे पिछली बार वाली याद दिला देता हूँ। उन्होंने कहा था 2022 तक जो है सबको पक्का मकान मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। बात तो करते रहते हैं, सवाल ये है कि उनकी बात करने का मनसा ये है, मौका कोई भी हो कि 140 करोड़ लोगों को संबोधित कीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को याद कीजिए। आज लोग जो है खुशी से जो है मिल करके उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद करें, जश्न मनाएं। कोई मौका नहीं चूकते हैं, इलेक्शन का भाषण देने लगते हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी के वोट बैंक का बड़ा आधार मुस्लिम वोट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए इन तीनों दलों का स्टैंड बहुत मायने रखता है। दो 240 पर आने के बाद मोदी जी दिमागी रूप से परेशान हैं, वो हताश हैं, वो हतोत्साहित नजर आते हैं। देश में सर्वसम्मति बननी होगी ना, आप कंसेंसस बनाइए, देश में बात करिए, और जब कोई ड्राफ्ट तो फ्लोट करिए। कुछ पता ही नहीं है किसी को, आप ये बातें करने लगते हैं। विपक्ष ने अभी खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आक्रामक रुख अख्तियार नहीं किया है। बीजेपी के सामने चुनौती ये भी रहेगी कि विपक्ष इसे एक बार फिर संविधान बदलने जैसी थ्योरी से न जोड़े। कोड के वो खिलाफ बोले, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कोड है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री बोले, लाल किले की प्राचीर से बोले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। राजनीति फिलहाल पक्ष विपक्ष की तरफ से यूसीसी के मुद्दे पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल कोड को लेकर जो कहा वो उनकी उन्हीं गारंटियों में से एक है जिनका प्रचार उन्होंने लोकसभा चुनाव की रैलियों में किया था। भाजपा सरकार जो बनेगी वो तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए, समान नागरिक संहिता लाने के लिए भी एक कमेटी बनाएगी जो 6 माह के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके अपने कोर एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। यूसीसी लागू करना बीजेपी की स्थापना के समय के संकल्पों में से एक है। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब यूसीसी को मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर माना गया था। 1980 में जनसंघ से निकलकर जब बीजेपी की स्थापना हुई, तब भी यूसीसी प्राथमिकता से शामिल रहा। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में भी यूसीसी को लेकर जमकर राजनीति हुई। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड दशकों से है, लेकिन 1989 के आम चुनाव में पहली बार बीजेपी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 2015 और 2017 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। 2018 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। जब मोदी सरकार प्रचंड बहुमत में थी, तब यूसीसी का मामला 21वें विधि आयोग को सौंपा था, जिसका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। 22वें विधि आयोग को फिर ये सौंपा गया। 2018 में इस आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही अव्यवहारिक बताते हुए अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड्स की कोडिंग का सुझाव दिया था। बहरहाल जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा, जमकर राजनीति हुई। इसे धर्म के निजी मामलों में हस्तक्षेप कहा गया, दलीलें और सफाइयां भी खूब दी गईं। इस बार जब ये मामला देश के सामने आएगा, तब क्या रंग लेगा, ये देखना होगा। अभी तक भारत में गोवा ऐसा राज्य था जहां 1867 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। अब आजादी के बाद 2024 से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हो चुका है। यूसीसी आखिर है क्या, सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। देश में कानून दो तरह के हैं। आपराधिक संहिता, जिसे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है। दूसरा पर्सनल लॉ, जिनके तहत धर्मों के निजी कानून होते हैं। आपराधिक संहिता में किसी भी एक मामले पर समान कानून है, जबकि पर्सनल लॉ में अलग अलग धार्मिक रिवाज हैं।
सरकार यूसीसी लागू करके एक मुद्दे पर सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाना चाहती है। पर्सनल लॉज जो हैं उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अडॉप्शन है। तो अडॉप्शन जो एक जजमेंट भी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था इस इशू पे, सबनम हाशमी करके, उसमें महिला जो थी वो एक्टिविस्ट थी और वो अडॉप्शन को लेके गई थी। उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था और उस चीज को लेके उन्होंने रिट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें ऑब्जर्व किया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो अडॉप्शन किया जा रहा है वो इक्वली एप्लीकेबल है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक पहल है और सही पहल है। तो इंडिकेशन कई सारी चीजों में है कि बिकॉज मुस्लिम लॉ डजंट रिकॉग्नाइज अडॉप्शन एंड दे आर गवर्न्ड बाय गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट मोर। तो इससे रिलेटेड देन परमिसिबल एज फॉर मैरिज से रिलेटेड जो परमिसिबल है मुस्लिम सोसाइटी में, एंड अंडर एज मैरिजेस आर बीइंग परफॉर्म। उसके अलावा पॉलीगैमी और बाइगैमी जो कि परमिसिबल है, प्रैक्टिस होती है, वो चीजें इफेक्ट होंगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सब पे यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट होगा, कस्टमरी लॉज सुपरसीड हो जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। इसकी जो सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी मुस्लिम बेटियों को है, क्योंकि जो 1937 का शरीयत एक्ट है वो इनको इक्वल राइट नहीं दे रहा है। इनफैक्ट कॉमन सिविल कोड की जरूरत हिंदू लड़कियों को, हिंदू बेटियों को नहीं है। उनको ऑलरेडी हिंदू कोड से ऑलरेडी इक्वल राइट मिला हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरत इसकी जरूरत है मुस्लिम बेटियों को, उसके बाद पारसी बेटियों को, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को। और हिंदू बेटियों से केवल इतना अंतर आएगा कि अभी उनकी शादी की उम्र 18 है, लड़के की 21 है, वो दोनों की 20 हो जाएगी या दोनों की 21 हो जाएगी। बस शादी की उम्र जो समान होगी उतना ही हिंदू में अंतर आएगा। बाकी सब कुछ हिंदू में पहले से चल रहा है। इसका जो सबसे, मैं मुस्लिम्स की बात इसलिए कह रहा हूँ फायदा मिलेगा क्योंकि ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये 4 तरीके के तलाक आज भी चल रहे हैं। और ये चारों तरीके जो तलाक है ये एसएमएस से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, ईमेल से होते हैं, कुरियर से होते हैं, स्पीड पोस्ट से होते हैं, ऐसे एक तरफा होते हैं, आज भी चल रहे हैं, 4 तरीके चला रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, खत्म हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। अभी क्या रहा, हिंदू जैन बौद्ध सिख में गुजारा भत्ता मिलता है, मुस्लिम बेटियों को कुल मेहर की रकम मिलती है 10,000, 5,000, 20,000 रुपए ऐसे मिलती है, बस उसके बाद कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए बच्चा है तो बच्चे के लिए 5,000 रुपए मिल जाएगा, 2,000 रुपए दूध पीने के लिए मिल जाएगा, उसका कोई भरण पोषण कोई नहीं मिलता है। विरासत में मुस्लिम बेटियों को इक्वल राइट नहीं है, वसीयत में मुस्लिम बेटियों को इक्वल राइट नहीं है। इस वक्त देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग समुदायों में अलग अलग नियमों को मानने की छूट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे, यानी एक देश एक कानून। चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप, किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या, विल पावर खत्म नहीं कर सकते। मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड होने की वजह से कई बार न्याय के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। समान परिस्थिति में फैसले अलग होते हैं, इसे ऐसे समझते हैं।
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के क्लॉज 5 के अनुसार हिंदू धर्म में पति पत्नी में एक के भी रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती। सेक्शन 11 के हिसाब से पहली शादी के रहते दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। आईपीसी की धारा 494 के अनुसार यह कृत्य आपराधिक माना जाएगा। लेकिन इसी मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से कोई मुसलमान अगर ऐसा करता है तो धार्मिक आधार पर वो आपराधिक मामले से साफ बचा रह सकता है, क्योंकि उसका धर्म उसे 4 शादियों की इजाजत देता है, जिसको लेकर अलग अलग विश्वास और धारणाएं हैं। समान नागरिकता की बहस अक्सर भारतीयता के आदर्शों में आकर फंस जाती है। एक तर्क कहता है कि अनेकता में एकता का नारा जब देश का संस्कार है तो एक कानून क्यों नहीं हो सकता, तो दूसरा तर्क कहता है कि विविधताओं वाले देश की खूबसूरती एक समान कानून से बिगड़ती है। हिंदुस्तान है, इसकी विशेषताएं यही है, ये एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, इसमें सभी रंग के फूल हैं और जब भी इसकी खासियत है, अच्छाई है। अब आप ये सोचिए कि सब लोग एक तरह का फूल मतलब लगा लें, या हर आदमी का अपना कल्चर है, अपना त्यौहार मनाते हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनके वो है कानून, कुछ वो है कि कोई किस चीज़ को फॉलो, आप कैसे सबको एक साथ करेंगे। समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए सरकार को कई स्तरों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसे लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सभी धर्मों के अपने अपने अलग कानून हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हर धर्म के जगह के हिसाब से भी अलग अलग कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा आजादी के पहले से चली आ रही है। जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान बना, तब भी इस पर जमकर चर्चा हुई थी। सवाल है कि यूसीसी का मुद्दा देश की जरूरत है या केवल सियासत। संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी बराबरी को शादी, तलाक, जायदाद बंटवारे जैसे मामले में हर धर्म के लिए बराबर करने की कोशिश है। इस समय देश में अलग अलग मामलों के लिए संवैधानिक कानून तो हैं, लेकिन उनमें धर्म का एंगल आ जाने पर पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का भी प्रावधान है। इस्लाम में शरिया कानून एक्ट 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। तो लोगों के पर्सनल लॉ है, मैरिज है, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, उनका क्या, उनके क्योंकि बड़े ही डाइवर्जेंट हैं। हिंदुओं का अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट है। हिंदुओं के लॉ डिफरेंट है, मुस्लिम्स के लॉ डिफरेंट है, क्रिश्चियंस के लॉ डिफरेंट है, पारसी का डिफरेंट लॉ है। स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके अंदर जो कोई भी मान लीजिए 2 डिफरेंट रिलीजन के लोग फॉलो कोई शादी करते हैं तो उन पे डिफरेंट लॉ स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो पर्सनल लॉ पे बहुत डाइवर्जेंस हैं। कॉमन सिविल लॉ जो है वो बाय एंड लार्ज यूनिफॉर्म है। ये केवल अभी जो पर्सनल लॉ है उसमें यूनिफॉर्मिटी की कमी है। सिविल कोड में 10 चैप्टर डाल दीजिए। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, इसके अलावा सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एक पति एक पत्नी और हम दो हमारे दो। इस तरीके से आप 10 चैप्टर कर दीजिए, आराम से इसको लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। जब देश का संविधान तैयार हो रहा था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। तेईस नवंबर 1948 यानी करीब 76 साल पहले संसद में इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन तब की परिस्थितियों के अनुसार इसे टाल दिया गया और इसे अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में जगह दी गई। नीति निदेशक तत्व संविधान का वो हिस्सा है जिनके आधार पर काम करने की सरकार से उम्मीद की जाती है। ये भाजपा का मुद्दा नहीं था,
हमने कहां से लिया है? संविधान निर्माताओं का यह मनोभाव था कि ये कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। ये संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। और एक नहीं, कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय अपना मंतव्य दे चुका है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समाज और देश के हिसाब से आज यूसीसी की आवश्यकता क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है कि जब भारत 21वीं सदी में एक नए स्वरूप में प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है तो समाज के हर वर्ग को समान रूप से उभरने का मौका मिलना चाहिए। एक कहावत होती है ना कि योर स्ट्रेंथ लाइज इन योर वीकेस्ट पॉइंट। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मुस्लिम समाज की बहनों को, बेटियों को एक समान अधिकार मिलेगा, एक पत्नी एक पति का सिद्धांत सबके लिए लागू हो जाएगा, समान रूप से विरासत में जो आपको पैतृक विरासत संपत्ति मिलेगी सबको समान रूप से मिलेगी, गुजारा भत्ता समान रूप से मिलेगा, शादी ब्याह की है समान, फिर आप अपने जो ट्रेडिशन फॉलो करना चाहें करिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इशू है। लॉ कमीशन ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में ये कहा कि वेरियस पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन सरकार को करना चाहिए। सरकार ने हिंदू कोड बिल लाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में, और 4 साल लगे हिंदुओं को तमाम को समझाने में, तब वो कोड बिल पास हुआ। जैसे हिंदू कोड बिल नेहरू जी ने पास करवाया था, उसके बाद की सरकारों को चाहिए था कि वो मुस्लिम कोड बिल भी पास करवा देती, तो ये मसला नहीं रहता। अभी भी उसका वक्त है कि वो कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ करवाएं, लेकिन वो नहीं चाहते। टाइम के हिसाब से सही है, जो कानून सरकार लागू कर रही है सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। आई थिंक इट इज अ गुड स्टेप, क्योंकि ये पहले भी लॉ के लिए पहले भी आया था, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी। आई थिंक दिस टाइम वी शुड सपोर्ट दिस थिंग। तो अभी के लिए एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्हें सेम चीज पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में। एज हम देख सकते हैं कि हर स्टेट में डिफरेंट रिलीजन एक्सेप्ट करता है लोग हर जगह। मेरी राय यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, वो अच्छी बात है, एक नॉर्मेलिटी बनेगी, सबका कॉमन रहेगा। बट सबका डिफरेंट जो रिचुअल्स है उनको वो फॉलो करना भी देना चाहिए, क्योंकि वो मान्यता है हमारे में पुरखों की जो चलते आ रही है, तो उसको आप ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। तो वो दोनों को बैलेंस्ड वे में मीन्स रूल्स बनने चाहिए। संविधान लागू होने के बाद किसी भी राज्य की किसी भी सरकार ने समान नागरिक कानून बनाने के बारे में नहीं सोचा और ये मुद्दा देश की जरूरत से ज्यादा राजनीतिक बनता चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की, तब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सामने बैठे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। दरअसल देश का सुप्रीम कोर्ट कई बार यूसीसी की जरूरत की बात कर चुका है। इसके अलावा जब देश का संविधान बन रहा था तब भी यूसीसी संविधान निर्माताओं के बीच बड़ा मुद्दा रहा। इसके बाद भी कई दशकों से इस पर चर्चा जारी रही। अंग्रेजों ने हुकूमत के दौरान क्रिमिनल लॉ तो बनाया, लेकिन सिविल कोड को नहीं छुआ। आजादी के बाद संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन ये मुद्दा राजनीति में हमेशा बना रहा। 1985 में शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, तो उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में विस्तार से यूसीसी का उल्लेख किया और इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार की बात उठाई। हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। 1986 में आरएसएस ने संविधान का हवाला देते हुए सरकार से यूसीसी लाने की मांग की। 1989 में अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो अलग अलग पर्सनल लॉ की समीक्षा के लिए समिति गठित करेगी। 1991 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड के लिए लॉ कमीशन की बात कही। 1996 में अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, जो पास नहीं हुआ। 1998 में भी बीजेपी ने घोषणा पत्र में यूसीसी के लिए लॉ कमीशन की बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी यूसीसी की चर्चा सदन में खूब सुनाई दी। इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही है। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा,
तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है, और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए जेंडर इक्वलिटी का मामला। नरेंद्र मोदी सरकार में भी इस पर शुरुआत में एक चुप्पी रही, लेकिन धीरे धीरे बहस और चर्चा होती रही। महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे है कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करती, कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। 2024 के चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा बना और चुनाव प्रचार की रैलियों में भी जमकर सुनाई दिया। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी ने इसे लाल किले से दोहराकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण के लिए यूसीसी लागू कराना चाहती है, जबकि बीजेपी की सफाई है कि देश में लैंगिक समानता के लिए यूसीसी जरूरी है। इन्हीं आरोपों और सफाइयों के बीच राजनीति की रस्साकशी चलती रहती है। अगर यूसीसी लागू हो गया तो आम इंसान के जीवन में क्या बदलेगा, वो आपको अब हम दिखाते हैं। यूसीसी को लेकर कई तरह की बातें चलती हैं, राजनीतिक नफा नुकसान भी देखा जाता है और धार्मिक टिप्पणियां भी की जाती हैं। लेकिन अगर यूसीसी लागू हुआ तो इसका सीधा असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो आपको बताते हैं। भारत में कानूनन शादी तब वैध मानी जाती है जब लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल से ऊपर हो, लेकिन मुस्लिमों में शादी की उम्र को लेकर अलग अलग नियम है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक शादी की ही इजाजत है। दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका हो, लेकिन मुस्लिमों में पर्सनल लॉ के चलते पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूसीसी आने पर बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। हिंदू मैरिज एक्ट में तो जैसे लड़कियों को जो अधिकार दिया गया कि उनको संपत्ति का क्या है, इसमें 3-4 प्रकार के एक्ट जो आज़ादी के बाद जो संविधान बना तो उसमें बनाई गई थी, तो उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं हिंदू एक्ट के माध्यम से हिंदुओं पे ही अन्याय किया गया। एक तो हिंदू एक्ट में कर दिया गया कि एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है, उससे दूसरा नहीं कर सकता, जबकि मुस्लिम एक्ट में इसे सीधे उलट था, वो 4 तक उसको मान्यता था अपनी अनुसार। ये देश सबका है, तो इसलिए हमें लगता है कि सबको समान अवसर होना चाहिए, सब पे एक कानून लागू होने चाहिए और मजहब, क्षेत्र और जाति के और भाषा के आधार पे किसी को विशेष छूट नहीं दी जाने की आवश्यकता, सबको बराबर का अवसर देने की आवश्यकता है। तभी देश हमारा उत्थान करेगा, देश विश्वगुरु बनेगा। हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम है। तलाक लेने के आधार अलग अलग हैं। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों में तलाक का अलग नियम है। यूसीसी आने पर यह सब खत्म हो जाएगा। हालांकि 3 तलाक अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी आने से सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। हिंदू लड़कियों को तो अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, लेकिन पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नियम है कि अगर कोई मुस्लिम बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर उस समय साथ रहने वाले उत्तराधिकारियों का ही अधिकार होगा। यूसीसी आने से सभी धर्मों में उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा। स्टेट्स को इस बात की छूट है
भारत के संविधान में, कंकरेंट लिस्ट होने के कारण। तो वहां वो कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की अपेक्षा है ना, इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। और देखिए, अभी आप लोगों ने बहुत सवाल किया, 3 तलाक हटा ना, 370 हटा ना, राम मंदिर कानून से बन रहा है ना, एक वैकल्पिक मस्जिद को भी कोर्ट ने कहा वो भी बन रहा है। केदारनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, बाबा विश्वनाथ का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ, विंध्यवासिनी मां का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा, कसकर होगा और बड़े बुलंदी और विश्वास के साथ होगा। मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसी बात की अपेक्षा है जिसको संविधान के निर्माताओं ने कहा था। ये तो हुई भारत की बात। अब आपको दुनिया के बाकी देशों के बारे में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी जानकारी देते हैं। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी पहले से लागू भी है और काम भी कर रहा है, जिनमें कई इस्लामिक देश भी शामिल हैं। मुस्लिम देशों में अधिकतर शरिया कानून लागू है, जो धार्मिक शिक्षाओं, प्रथाओं और परंपराओं से लिया गया है, और इन्हीं कानूनों के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूसीसी वाले मुस्लिम देशों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान और नाइजीरिया शामिल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इजराइल, जापान, रूस और फ्रांस में समान नागरिक संहिता या कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून है। यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सब पर समान रूप से लागू होता है, चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो। नागरिक कानूनों के तह में जाया जाए तो रोम की भूमिका अहम हो जाती है। ये माना जाता है कि नागरिक कानूनों के सिद्धांत रोम में बनाए गए थे। रोम में इन्हें जूस सिविले कहा गया था। 527 सीई में सम्राट जस्टियन ने संहिता को बनाया था। विश्व की सबसे प्रसिद्ध नागरिक संहिताओं में से एक फ्रांस की संहिता है। फ्रांस में 1804 में सिविल कोड लागू किया गया था। इस कोड ने 300 से अधिक नागरिक कानूनों को बदल दिया था। भारत की ही तरह अमेरिका में काफी विविधता है, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। प्रधानमंत्री मोदी के सेक्युलर सिविल कोड की चर्चा छेड़ने के बाद देश में एक बार फिर राजनीतिक सामाजिक उथल-पुथल है। दशकों से लटका यूसीसी अब किसी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर सिर्फ बहस का मुद्दा बनकर रह जाएगा, इसको लेकर कई सवाल हैं, आशंकाएं।